नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द आईडी एग्जाम चैनल पे। दोस्तों, जो हिंदी की सीरीज चल रही थी उसमें कल तक की जो क्लास हुई थी तो मैंने स्वर और स्वर के प्रकार देखे थे। आज की क्लास में व्यंजन और व्यंजन के प्रकार पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत बहुत आनंदमय होंगे, सुखमय होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा और ऐसे ही आप हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। तो आइए देर नहीं करते, क्लास की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत में बात अगर की जाए तो हेडिंग पड़ी हुई है व्यंजन के प्रकार। ठीक है, व्यंजन। तो यहां पर दोस्तों अगर हम लोग बात करें व्यंजन में, तो जो हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला, तो हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन माने जाते हैं। 33 यानी कितने? 33 व्यंजन माने जाते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को निम्न प्रकारों में बांटा गया है। निम्न प्रकारों में बांटा गया, ठीक है। किसके आधार पर? वो भी उच्चारण के आधार पर, निम्न प्रकार में। ठीक है। आगे अगर बात करें तो पहला जो प्रकार आप देख पा रहे हो, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन का से लेकर के आपके कहां तक है? इधर तक है, मां तक। और कुल जो इनकी संख्या है वो कितनी है? 25 है। 25 है। कौन कौन? का, खा, गा, गाड़ा, चा, छा, जा, अड़ा, टा, ठा, डा, डाड़ा, और ता, था, दा, धा, ना, और पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है। तो ये आपके कौन से व्यंजन कहलाएंगे? स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे, जो का से लेकर के कहां तक है? मां तक। और इनकी जो है कुल जो संख्या है वो टोटल कितनी है? 25। एक लाइन में 5 है, देखो। तो ऐसे ही 55 कितने हो गए? 25 हो गए। ऐसे व्यंजनों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग और आगे बात करते हैं। अगला जो आप देख पा रहे हो व्यंजन में, अगला जो प्रकार हमारा रहेगा वो कौन सा रहेगा? तो अगला जो आप देख पा रहे हो कौन सा प्रकार है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, क्लियर। अंतस्थ व्यंजन की अगर बात की जाए तो जरा देखो, अंतस्थ व्यंजन में हेडिंग पड़ी हुई है अंतस्थ व्यंजन। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य का होता है। यानी ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य यानी बीच का होता है। और इनकी जो है जो संख्या होती है वो कितनी है? 4 है। 4 है। अब ये अंतस्थ व्यंजन कौन है? या, रा, ला और वा। ये आपके क्या है? अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला और वा। आप देख सकते हो ये बीच में तो है अक्षर, किसके? स्वर और व्यंजन के बीच के होते हैं। और या, रा, ला, वा ये आपके बीच वाले हो गए। तो अगर कहे अंतस्थ व्यंजन कौन है तो आपके टोटल संख्या 4 है कौन? या, रा, ला, वा ये हमारे क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन, क्लियर दोस्तों। अगला, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, इन व्यंजनों का उच्चारण, इसमें दोस्तों रेड ले तब आपको दिखेगा। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से हवा रगड़ खाकर ऊष्मा या गर्मी पैदा करती है। और इनकी संख्या कितनी है? 4 है। 4 है। तो जरा देखो क्या कह रहा, हवा जो है वो मुख से रगड़ खा करके गर्मी पैदा करती है। तो जरा देखो कौन कौन है? सा, फिर ये पा वाला सा, फिर सड़क वाला सा, फिर हा। तो जरा देखे बोले क्या? सा। सा, सा आप बोलो तो देखो रगड़ खाएगी, जैसे ही सा बोलोगे और महसूस करना ऐसे हवा बाहर निकलती गर्मी के कारण, ऊष्मा पैदा करती। सा, सा गुस्सा ऐसा, गर्मी चढ़ी हुई सा, फिर सा, फिर हा। ठीक है। तो ऐसे व्यंजन हमारे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से हवा रगड़ खाकर बाहर निकलती है। भी इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन?
एक ये सा, फिर पा वाला सा, सड़क वाला सा, और क्या हो जाएगा, हाफ का हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? चले स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा जूम कर दें ऐसे, पहले तो आप इतने का ये स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये ऐसे क्लियर आपको दिखे। ठीक है, अब आइए फिर ये वाले का स्क्रीनशॉट ले लो, उसमें व्यंजन कितने हैं, ये इस तरीके से क्लियर आपको दिखे। क्लियर? अगला हम लोग आते हैं, अब देखते हैं दोस्तों व्यंजन के जो अन्य प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। अन्य प्रकार में, अन्य में कौन कौन है? तो अन्य प्रकार में सबसे पहला दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो संयुक्त व्यंजन लिखा हुआ है, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन आपके मन में आएगा कहते किसे है? तो जरा देखो, दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते। इसका मतलब दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से जो वर्ण बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे दो व्यंजन, जैसे एक नॉर्मल काल्पनिक वैसे एग्जाम्पल दे, एक बैल ले ले, एक गाड़ी ले ले, दोनों को जोड़ दो तो बैलगाड़ी हो गया। ऐसे ही आप देखो, ये छतरी वाला जो सा है ये का और इससे सा से मिलकर के बनेगा, पा वाले सा से, तो एक छा हो गया। देखो दो व्यंजनों के मेल से क्या बन रहा है, छा। त्रा देखो, ता और रा दो व्यंजनों के मेल से क्या बन रहा, त्रा बन रहा। इसी प्रकार ज्ञा देखो, तो जा और इंगा अणा, इसी दो से क्या बन रहा, ज्ञा। और इसी प्रकार श्री, सा और रा से। तो अगर कहे संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं तो चार, कौन कौन, छा, त्रा, ज्ञा और श्री। ठीक है, जो दो व्यंजनों के मेल से बने हुए कौन कौन से, ये मैंने सामने लिख दिए हुए। तो जब दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से कोई वर्ण बनता है तो ऐसे व्यंजन को हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। क्लियर दोस्तों? आइए अगला व्यंजन देखते हैं प्रकार में। अगला दोस्तों देखो जरा, लिखा हुआ द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर, इतना लिखा हुआ है, यानी हिंदी वर्णमाला में जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर, अब ऊपर क्या उठती है तो अगली स्लाइड में आते हैं जरा। ठीक है, तो आइए देखते हैं जरा, जीभ ऊपर उठकर क्या करेगी भाई। तो चलिए देखते हैं। तो जीभ ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है और झटके के साथ नीचे गिरती है, उन्हें द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। मतलब समझना, ये जीभ हो गई, जैसे ये व्यंजन बोलेंगे तो जीभ ऐसे ऊपर उठेगी, मूर्धा यानी ऊपर वाले हिस्से को टच करेगी अंदर इधर, फिर ऐसे नीचे दम से गिरेगी। तो जैसे बोलो डा, डा, देखो जीभ ऐसे उठकर ऊपर टकरा रही मूर्धा में और फिर नीचे एकदम गिर रही। फिर ढा, ढा, देखना ढा, ये जीभ ऊपर गई टकराई फिर नीचे गिरी। तो ऐसे व्यंजन हमारे क्या कहलाते हैं, द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी है, 2, कौन, ड़ा और ढा। क्लियर? तो पीछे स्लाइड में देखो यही लिखा था, हिंदी वर्णमाला में जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है और फिर झटके के साथ नीचे गिरती है, और ये 2 प्रकार के होते हैं, डाल और अड़ा और डा। क्लियर? तो चले पहले ये देख लो स्क्रीन में शॉर्ट में, फिर इसके बाद ये देख लो। ठीक है, फिर दोस्तों अगला जो प्रकार लिखा हुआ नासिक व्यंजन, यानी इसके उच्चारण में ध्वनि नाक से केवल बाहर निकलती है, मुंह का कोई काम नहीं। नासिक यानी नाक से जब ध्वनि बाहर निकले तो ऐसे व्यंजन क्या कहलाते हैं, नासिक व्यंजन कहलाते हैं। जैसे देखो ई, ई नाक से हवा निकल रही, अड़ा नाक से हवा निकल रही, अड़ा, ना, 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 मा, 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 ऐसे नाक से हवा निकल रही। तो ऐसे व्यंजन हमारे क्या कहलाएंगे, नासिक व्यंजन कहलाएंगे, क्योंकि इनके उच्चारण में ध्वनि नाक से निकलती है।
तो ई अड़ा अड़ा ना और मा, अंग अड़ा ना और मा। ठीक है, ये आपके हो गए क्या, नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर और देखते हैं दोस्तों आगे। आइए अगला, अगला दोस्तों आपने पढ़ा होगा, अघोष व्यंजन पर आते हैं। ठीक है, क्या हेडिंग पड़ी हुई है, अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन। तो जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन ना हो, मतलब कि आपने गले में स्वर तंत्र होता, तो जब हम इनको बोलेंगे तो यहां गले में स्वर तंत्र में कंपन ना हो, ऐसे व्यंजन को क्या कहते हैं, अघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे का बोलो तो देखो ऊपर से निकल आएगा, यहां कोई जोर नहीं पड़ेगा। चा, ता, ता, पा, खा, छा, था, हा, और साथ में सा, सा और ये सा। ठीक है, तीनों अलग अलग है, अभी आगे देखेंगे कि सा को क्या कहते हैं। ये सा, तो ये सब अघोष व्यंजन में आपके आते हैं। ठीक है, तो जब आप इनका उच्चारण करोगे तो आपका गले में जो स्वर तंत्र होता है यहां पर कंपन नहीं होगा। नॉर्मली आप का बोलो ऊपर से आवाज निकल जाएगी। तो ऐसे व्यंजन क्या कहलाते हैं, अघोष व्यंजन कहलाते हैं। अघोष, और ये दोस्तों लिखे हुए का, छा, टा, था, ता, पा, और का, छा, था और पा। क्लियर, चलिए स्क्रीनशॉट लूं, फिर हम लोग देखते हैं इनके प्रकार कौन कौन से। आइए, अघोष जो व्यंजन है इन्हें अगर बात की जाए तो इन्हें दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन, अल्प प्राण अघोष व्यंजन और महाप्राण अघोष व्यंजन। दो भाग हो गए, कौन कौन, अल्प प्राण अघोष व्यंजन और महाप्राण अघोष व्यंजन। क्लियर, अब क्या क्या होते हैं तो आइए अगली स्लाइड में देखते हैं। तो दोस्तों देखो जरा, हेडिंग पड़ी हुई है क्या, आइए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अल्प प्राण अघोष व्यंजन किसे कहते हैं, ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अल्प प्राण अघोष व्यंजन। यानी जब हम इनको बोलेंगे तो मुंह से हवा जो निकलेगी वो बहुत कम निकलेगी, ना के बराबर निकलेगी। जैसे पहला वर्ग, तीसरा वर्ग, पांचवा वर्ग और या, रा, ला, वा। इनको जब आप बोलो या, रा, ला, वा, बिल्कुल आसानी से बोल रहे। अब ये चीज दोस्तों नहीं समझ में आई होगी, जैसे में ये पहला वर्ग क्या है, तीसरा वर्ग क्या, पांचवा वर्ग, ये समझ में आ गया होगा। या, रा, ला, वा। जब आप या नॉर्मली बोलो या, रा, ला, वा, तो आप देखते हो कि वायु बहुत कम मात्रा में निकलती है। तो या, रा, ला, वा। ठीक है, अब ये पहला, तीसरा, पांचवा, इसका क्या चक्कर है, चलिए स्क्रीनशॉट लो, फिर देखते हैं दोस्तों क्या चक्कर है। आप आओ देखो जरा, समझना बहुत अच्छे से। क्या लिखा था उसमें दोस्तों, पहला वर्ग लिखा था, बैक आते हैं, फिर लिखा था तीसरा वर्ग, ये तीसरा वर्ग, फिर क्या लिखा था, पांचवा वर्ग। तो मतलब समझे, देखना अच्छे से देखना। अल्प प्राण में देख तो पहला वर्ग आ जाएगा, तो पहला वर्ग कौन, ये लिखा हुआ का, चा, टा, ता और पा। एक तो ये आ जाएगा पहला वर्ग अल्प प्राण में। फिर तीसरा वर्ग में क्या आएगा, गा, जा, डा, दा और बा, ये भी आ जाएंगे। फिर पांचवें में क्या आ जाएगा, अड़ा, अंगा, अड़ा, डा, अड़ा, अंगा, ना, फिर मा, ये आपके क्या आ जाएंगे, पांच में आ जाएंगे। तो वही लिखा था उसमें एग्जाम्पल में, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग। तो पहले में का, छा ये रहे, तीसरे में गाजा ये रहे, पांचवे में डा, अड़ा ये आपके रहे, अंगा, अड़ा ये रहे। क्लियर, तो जरा देखो, अब आप समझ गए, पहला वर्ग, तीसरा वर्ग, पांचवा वर्ग और साथ में यारा, ला, वा, ये आपके अल्प प्राण अघोष व्यंजन है। और पहला, तीसरा, पांचवे का मतलब कि ये वाली पूरी लाइन, ये पहले वर्ग की हो गई ये पूरी लाइन, ये तीसरे वर्ग की ये वाली लाइन लेनी है और पांचवें वर्ग में ये लाइन लेनी है। ठीक है,
ये आपके हो गए ये, ठीक है। बाकी छोड़ देना। तो जो बॉक्स में पहला वर्ग काछा, तीसरा गाजा और डा और अंगा अड़ा कुछ ऐसा बोला जाता, अड़ा ना और मा, ठीक है। ये आपके हो गए। तो अब आप समझ गए जो पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ग था उसमें ये आपके वर्ग आ जाएंगे। क्लियर? चलो ये भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग और फिर लिख लेना, चाहो तो ऐसे लिख लेना, ये भी लिख लो, ठीक है। आइए अब हम लोग आते हैं महाप्राण अघोष व्यंजन। अब महाप्राण किसे कहते हैं तो आइए देखते हैं जरा, क्या हेडिंग पड़ी हुई है, महाप्राण अघोष व्यंजन। यानी महाप्राण मुख से अधिक वायु निकलती है, उसमें देखो कम निकलती थी और जब इनका उच्चारण करेंगे तो मुख से अधिक वायु निकलेगी, तो ऐसे व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। जैसे दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग। अब दूसरा चौथा वर्ग का मतलब क्या हुआ, तो देखो मैंने सब ये विधिवत लिख दिया हुआ है, जूम करते हैं। आइए दूसरा वर्ग ये रहा दोस्तों, ये आपका दूसरा वर्ग, दो इसी के तो ऊपर लिखा हुआ और चौथा ये रहा। तो इतने जो ये एग्जाम्पल है ये आपके इसमें आ जाएंगे। दूसरे वर्ग में क्या है, खा, छा, ठा, था और फा। और चौथे में क्या है, घा, झा, डा, धा और भा, ठीक है। ये आपके आ जाएंगे। तो दूसरा वाला ये वर्ग, चौथा ये वर्ग, ये किस में आ जाएगा, महाप्राण अघोष व्यंजन में, महाप्राण अघोष व्यंजन में। तो जैसे में इसमें दूसरा और चौथा लिखा है ऐसे ही आप देख लो। तो ये वाली पूरी ऐसे लाइन रखना और ये वाली रख देना, वही इसके क्या हो जाएंगे एग्जाम्पल, किसके, महाप्राण अघोष व्यंजन के। क्लियर? चलो ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद ये ले लो, ठीक है। अगला जो प्रकार है देखो, सघोष व्यंजन। एक अघोष देखा था, अघोष के फिर दो प्रकार, अब आ गए हम लोग सघोष व्यंजन पे। क्लियर? क्या होते हैं तो आइए देखते जरा। सघोष व्यंजन यानी जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन होता है। अब जब आप इनको बोलोगे तो यहां महसूस होगा, देखना भी कैसे। कौन कौन वर्ग है, तीसरा वर्ग है, चौथा वर्ग है और पांचवा वर्ग है, और साथ में या, रा, ला और वा भी है और 11 स्वर भी है। तो पहले तो तीसरा, चौथा, पांचवा बाद में देखते हैं, जरा इनको बोलो। या बोलो, या, देखना यहां जोर पड़ेगा, या, रा, इधर बोलोगे तो इधर जोर पड़ेगा, रा, ला बोलोगे स्वर तंत्र, ठीक है। और इसके बाद वा, इधर जोर पड़ रहा। तो जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन होता है ऐसे व्यंजनों को सघोष व्यंजन कहते हैं। या, रा, ला, वा और 11 स्वर भी आ जाएंगे। अब तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग क्या है तो देखो मैंने सब विधिवत लिख दिया हुआ है। तो आइए बोला करो, ये तीसरा वर्ग रहा, तीसरा वर्ग यानी ये वाले हो गए। फिर ये चौथा वर्ग रहा यानी ये वाले हो गए। क्लियर? और ये पांचवा वर्ग रहा यानी ये वाले हो गए। ये सब आपके क्या हो जाएंगे, सघोष व्यंजन हो जाएंगे। तीन में देखो, पहला और दूसरा छोड़ दो, ये गा, जा, फिर घा, फिर इंगा, अड़ा, ये तो 3, 4, 5 इसमें जितने भी ये लिखे हुए हैं, ठीक है, व्यंजन, वो सब आपके किस में आ जाएंगे, सघोष व्यंजन। और साथ में या, रा, ला, वा भी सघोष व्यंजन और 11 स्वर जो मैंने बताए थे वो भी आपके इसी सघोष व्यंजन में आ जाएंगे। तो अघोष क्या है, स्वर तंत्र में कंपन ना हो। सघोष क्या है, स्वर तंत्र में कंपन होता है। ठीक है दोस्तों, चलो स्क्रीनशॉट ले लो सघोष व्यंजन और इसके बाद ये लाइन जो 3, 4, 5 पे मैंने गोला किया हुआ है। अगला देखो लिखा हुआ है किसके आधार पर, उच्चारण सही। तो उच्चारण के आधार पर दोस्तों हम लोग देखते हैं। तो आइए अगली जो इमेज आपके पास लिखी हुई है तो जरा उस पर आई चर्चा करते हैं। थोड़ा जूम कर दे ताकि आपको क्लियर दिखे, सीधा है एकदम, दिखावट बढ़िया हो, कोई दिक्कत ना हो। तो जरा देखो, उच्चारण के स्थान पर भेद। यह वर्गीकरण बताता है कि मुख के कौन से अंग यानी कंठ, तालु, दांत, होंठ आपस में मिलकर के
ध्वनि उत्पन्न करते हैं। यानी मुख्य जितने भी अंग हैं वो आपस में मिलकर के ध्वनि को उत्पन्न करेंगे। कौन कौन से? कंठ हो जाएगा, तालु, दांत और ओंठ, ठीक है, आपस में मिलकर ध्वनि। तो पहला जो आपका है कंठ व्यंजन, यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण गले से होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कंठ व्यंजन कहते हैं। जैसे का वर्ग वाले का, खा, गा, घा, अड़ा, हा, ठीक है, इनको आप बोलो का वर्ग में, बोलो का, खा, गा, घा, दा। तो जब आप बोलोगे तो गले से इनका उच्चारण होगा। तो का वर्ग के जितने भी हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे? कंठ व्यंजन, कंठ व्यंजन, कंठ व्यंजन। क्लियर दोस्तों? चलें स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग देखते हैं तालव्य व्यंजन क्या होते हैं। तालव्य, तो जरा देखो तालव्य किसे कहते हैं? जो जीभ के मध्य भाग और तालु के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तालव्य व्यंजन कहते हैं। जैसे चा, तो जीभ का मध्य भाग और तालु में स्पर्श होगा, चा। जीभ का जब बोलोगे तो देखना जीभ का जो मध्य वाला भाग है ये ऐसे ऊपर उठेगा और तालु में स्पर्श होगा, चा, चा, चा। फिर आओ छा, फिर आते हैं जा, जा के बाद झा, इंगा, या, सा, यानी चा वर्ग और साथ में सा, ये आपके क्या हो जाएंगे? तालव्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन। आप खुद बोल के देख लो, चा बोलो, देखना जीभ का बीच वाला भाग उठेगा और ऊपर स्पर्श होगा, ठीक है। तो ऐसे व्यंजन क्या कहलाते हैं? तालव्य, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर और देखते हैं। अगला अगला दोस्तों हम लोग बात करें तो जरा देखो मूर्धन्य व्यंजन, ठीक है, जो कठोर तालु के अगले हिस्से से जीभ के टकराने से निकलते हैं, ठीक है। जैसे टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, रा और सा। तो जैसे टा बोलो तो जीभ आप देखोगे, जीभ टा, टा, तो जीभ का ये आगे का जो हिस्सा है कठोर अगला हिस्सा, ये जीभ से टकराएगा, तालु जीभ ऐसे टा, टा, ऊपर ये तालु है, ये जीभ ये टकराएगी आगे का हिस्सा तालु में, टा, ठीक है। इसी प्रकार ठा, ठा देखना बोलना जीभ टकरा रही होगी, डा, डा जीभ टकरा रही होगी, ठीक है। टा वर्ग में जो आएंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे? मूर्धन्य या मूर्धा व्यंजन। अगला दंती व्यंजन, दांत व्यंजन, जिसमें दांत बोले। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ दांतों को स्पर्श करती है उन्हें दंती व्यंजन कहते हैं। जैसे ता, था, दा, धा, ना, ला और सा। ता, 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 ऐसे बोलो ता, था, दा, धा। देखना उच्चारण में जीभ दांत से जरूर टकराएगी, ता, 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 था, था। आप खुद बोल के देख लो, जीभ टकरा रही, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं, जब आप बोलोगे तो टकराएगी जरूर, ठीक है। तो ऐसे व्यंजन क्या कहलाते हैं? दांत व्यंजन या दंती व्यंजन। तो मूर्धन और दंती व्यंजन देखा, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर और आगे देखते हैं। अगला होस्ट व्यंजन, यानी होंठ का भी यूज होगा। तो जो दोनों होंठों के मिलने से बोले जाते हैं, जैसे पा, फा, बा, भा, मा। पा देखो आप सामने देखना लाइव, पा देखो ये दोनों होंठ चिपक रहे हैं, पा, फा के बाद बा, भा, मा, दोनों होंठ बस चिपक रहे एक दूसरे से ऊपर। ऐसे वाले व्यंजनों को क्या कहते हैं? होस्ट या होंठ व्यंजन। यहां पर दोनों होंठ एक दूसरे से चिपके, पा, फा, बा, भा, मा, पा, फा, बा, बा, मा, पा, फा, बा, बा, मा, होंठ चिपक रहे दोस्तों, ठीक है। चले ये भी ले लो, फिर अगली स्लाइड देखते हैं। अगला अगला देखो लिखा हुआ दंतोष्ठ या दांत और होंठ के आधार पर।
तो जो निचले होंठ और ऊपरी दांतों को मदद से उच्चारित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दंतोष्ठ व्यंजन। जैसे वाह, निचले कहां गया? निचला होंठ और ऊपरी दांत। तो देखे भाई, वाह बोले, वाह वाह, निचला होंठ ऊपरी दांत, वाह वाह। ठीक है, तो ऐसे व्यंजन क्या कहलाएंगे? दंतोष्ठ। क्लियर? एक दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा अयोग वाहा। किसे कहते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनकी गणना ना तो स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजन में की जाती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं। यानी स्वर में भी हम गणना नहीं कर रहे, ना ही व्यंजन में, ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? अयोग वाह। जैसे आ पर चंद्र की बिंदु रख दे, अंगाहा, ये आपके हो गए कौन से? अयोग वाह, अयोग वाह। ऊपर आ के ऊपर एक बिंदी, फिर चंद की बिंदी, फिर ये दो ऐसे विसर्ग टाइप में। ठीक है, तो ऐसे वर्णमाला में अयोग वाह ये शब्द कहलाते हैं जिनकी गणना ना तो स्वर में की जाए और ना ही व्यंजन में। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे और देखते हैं। अगला अयोग वाह के दोस्तों प्रकार देख लेते हैं, यही पूरा खेल है। ठीक है, अयोग वाह के हम लोग क्या देख लेते हैं? प्रकार देख लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। 3 प्रकार इसके होते हैं। पहला अनुस्वार लिखा हुआ है, तो जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से बाहर निकलती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। तो जिनका जब हम उच्चारण करें तो हवा केवल नाक से बाहर निकले, अनुस्वार कहलाते हैं, अनुस्वार कहलाते हैं, अनुस्वार कहलाते हैं, हवा जब नाक से बाहर निकले। जैसे हंस, गंगा, तो जरा बोले हंस, हाँ नाक पे जोर पड़ रहा है, यहां से हवा निकल रही। हंस, गंगा, नाक से हवा निकल रही, आप स्वयं बोले और महसूस करें हंस, गंगा, तो ऐसे क्या कहलाएंगे? अनुस्वार, अनुस्वार। और दूसरा लिखा हुआ विसर्ग, तो इसमें हा की ध्वनि ज्यादातर सुनाई देती है। हा की ध्वनि क्या होता है विसर्ग में? इसमें हा की ध्वनि ज्यादा सुनाई देती है। जैसे प्राता हा, प्राता बोलो, प्राता, बाद में हा निकल रहा, अंता हा, हा निकल रहा है, फलता हा निकल रहा है, तो वही प्राता हा निकला, अंता हा, फलता हा, तो ऐसे क्या कहलाएंगे? विसर्ग आपके कहलाएंगे अयोग वाह में विसर्ग। अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं? हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। जैसे चांद, चांद, नाक से भी हवा निकलेगी, मुंह से भी निकलेगी। मुंह, देखो मुंह, नाक से भी जोर पड़ रहा, मुंह से भी। ऐसे ही दांत, ठीक है, ऐसे ही गांव, ठीक है। तो ये अयोग वाह के 3 प्रकार है। एक अनुस्वार जिससे हवा केवल नाक से बाहर निकलती है, हा की ध्वनि आती है, विसर्ग कहते हैं। अनुनासिक स्वर जिसमें हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है, क्या कहलाएंगे? अनुनासिक। जब आप बोलोगे तो स्वयं महसूस करोगे और बोल के भी देख लेना। ठीक है दोस्तों, चलो इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और आगे देखते हैं बातें कुछ। आइए ये देखो, वो जो 3 सा बोले जाते हैं, आइए उन पर अब देख लेते हैं। तो जरा देखो, हिंदी वर्णमाला में 3 प्रकार के सा होते हैं और तीनों का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। पहला है तालव्य सा, यानी सीटी वाला सा, ये दिख रहा है, इसे तालव्य कहा जाता क्योंकि इसका उच्चारण करते समय जीभ हमारे तालू से छूती है। ठीक है, जैसे सा, सा, सा बोलो तो जीभ ऊपर तालू से सू रही। शेर, शेर बोलो, तालू से सू रही, सब में सा होगा। शहद बोलो, शहद, देखो तालू से ऊपर सू रही। तो अगर आपसे सवाल में पूछे ये जो सा है इस कौन से प्रकार का सा है, तो इसे तालव्य सा कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब इनका उच्चारण करते तो जीभ हमारे तालू से छूती है। ठीक है, तो अगर पूछे तालव्य सा कौन है,
तो सीटी वाला सा क्या है, तालव्य सा है। ठीक है दोस्तों, चलो स्क्रीनशॉट लो। आइए अगला देखते हैं। अगला ये दो सा और बचे हुए, तो आइए इनको भी देख लेते हैं। अगला है मूर्धन्य सा यानी पा वाला सा। इसे मूर्धन कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के ऊपरी हिस्से यानी मूर्धा को स्पर्श करती है, जैसे सटकोड़ सटकोड़ सटकोड़। तो जीभ देखो ऊपरी हिस्से पे जा रही है, लिखा हुआ जीभ मुंह को ऊपरी हिस्से यानी मूर्धा को स्पर्श करती है, सटकोड़। तो जीभ ऐसे जाकर के यहां टकरा रही, सटकोड़ सटकोड़। ठीक है, तो अगर पूछे पा वाला सा को क्या कहते हैं तो मूर्धन सा कहते हैं, और दंतस्थ सा किसे कहते हैं, सड़क वाले सा को। तो इसे दंत कहा जाता क्योंकि बोलते समय जीभ हमारे दांतों को स्पर्श करती, जैसे सड़क है, बोले सड़क है तो जीभ देखो दांत को स्पर्श कर रही, सड़क है। सपेरा 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 सड़क, सपेरा सड़क, तो जीभ स्पर्श कर रही। ठीक है, तो आपके 3 सा हो गए। तो इस वाले सा को दंती सा कहते हैं, पा वाले सा को मूर्धन सा, और सीटी वाले सा को क्या कहते हैं, तालव्य सा तालव्य सा। क्लियर दोस्तों, चलो स्क्रीनशॉट लो फिर और देखते हैं। तो ये दोस्तों आपका यहीं तक था। व्यंजन जो आपकी क्लास थी पूर्णता विधिवत कंप्लीट हो गई। अब मेरा प्रयास यही है, यहां से अगर कोई सवाल आया तो आपको इसी में से मिलेगा, यहां से बाहर नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए, अगर वीडियो आपको दोस्तों पसंद आ रहा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों जब आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ता है, और फिर हम आप प्रयास ये करेंगे जितना अच्छे से अच्छा मैटर आपको दे सके उतना दे। और सब कुछ देखो मैंने स्पष्ट और विधिवत इसीलिए लिख दिया है ताकि जब आप कॉपी में लिखें तो ना तो पीडीएफ का झंझट रहे, सीधे आप वीडियो देखें और आराम से नोट्स बना लें, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ वो सिस्टम नहीं कि एरो लगा के दोस्तों ऐसे पढ़ाएं, फटाफट शॉर्ट में बता दें, फिर आप कहो कि हमें पीडीएफ चाहिए, फिर मैं कहूं 300 रुपए में पीडीएफ मिलेगी और 400 में मिलेगी। सब विधि पर लिखा हुआ है, सीधे अपने आप कॉपी में नोट्स करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कल हम एक और क्लास के साथ में मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।